ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो गेट है ना, अभी गेट 2024 जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर था उसका डिस्कशन करते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कल आपको रिटर्न सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 65 का जो भी पॉसिबल है रिटर्न सॉल्यूशन है, तो वो कल मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। बाकी अभी आप लोग सॉल्व करके आए होंगे, तो मैं अभी एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ और आप सॉल्व करके आइए, फिर कल हम लोग डाउट देखेंगे, है ना। तो अभी देखो मैं ऐसे ही तो इसमें क्या है, ये तो एप्टीट्यूड, देखो एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट पोर्सन है। मैं स्पेशली गेट वाले बच्चों को बताना चाहता हूँ क्योंकि 10 क्वेश्चन हैं 15 मार्क्स के, और एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लास्ट ईयर का आप गेट 2024 जो पेपर है इसका अगर आप कट ऑफ देखेंगे 26.6 मार्क्स कट ऑफ था जनरल का। जो फर्स्ट रैंक था आई थिंक वो बहुत हाई गया था, आई थिंक 70s में था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट सेकेंड रैंक को मैं जानता हूँ जिसका गेट में सेकेंड रैंक था। तो उनका मार्क्स था 66 मार्क्स पे सेकेंड रैंक था 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें। थर्ड रैंक हमारा स्टूडेंट ही था आदित्य, उसका 63 मार्क्स था। तो 63 मार्क्स पे थर्ड रैंक था और 66 मार्क्स पे सेकेंड रैंक था गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स में। फिर जो 11th रैंक वाला स्टूडेंट था उसका 50 नंबर था। जो 11th के बाद क्या 17 रैंक पवन का था, आई थिंक 49 के आसपास होगा ना, हाँ 48 47 में होगा। 45 नवीन का था, उसके 22 रैंक थे। और 48 पे आई थिंक 48 ना, हाँ अच्छा 48 पे 17 रैंक था, 45 पे 22 रैंक था। इस तरह से वो आप एक वीडियो है हमारे चैनल पे, मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर गेट 2024, मेरे चैनल पे आप सर्च गूगल करेंगे तब भी आ जाएगा कि गेट स्टैटिस्टिक्स मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस स्कोर, उसमें आपको पता चल जाएगा किस मार्क्स पे कितना था, ठीक है ना। तो जनरली इसमें जो गेट में होता है कि जो गेट एसटी का रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट आइडिया उसमें ऑलरेडी है ड्राइव पे। तो रफली मैं आपको बता रहा हूँ, एप्टीट्यूड का तो फिक्स ही है। एप्टीट्यूड टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं एंड इसका कंट्रीब्यूशन 15 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। बाकी जो मैथ्स पोर्शन है अप्रॉक्स देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 25 मार्क्स के होते हैं। और स्टैट्स जो है अप्रॉक्स 60 मार्क्स का होगा। अच्छा इसका एग्जैक्ट भी एनालिसिस है, वो आई थिंक अभी मैं बता रहा था अभी कुछ दिन पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं ड्राइव में है कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स के हैं, एग्जैक्ट देख लेते हैं। सो सर्च कर लेता हूँ। तो गेट ये ना, ये कल परसों मैं बता रहा था किसी बच्चे को। तो इसमें देख लेते हैं कितने एग्जैक्ट था, और ये भी हालांकि टीम वालों ने बनाया, देख लो। तो जो मैथ्स पोर्शन में कितने क्वेश्चन आए, कितने हैं अराउंड, तो यहाँ पे तो टोटल 12+9 दिख रहा है, मतलब 21 मार्क्स का है ना इस 2024 में। कैलकुलस से 9 मार्क्स का, मैट्रिक्स से 12 मार्क्स का, तो ये 21 मार्क्स हो गए। बाकी पूरा एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का है, और इस बीच में अगर आप ऐड करेंगे तो वही अराउंड है ना ये क्योंकि 15 मार्क्स का तो वो है 85, 85 में 20 हटाएंगे तो 65 है ना। तो यहाँ पे 69 मार्क्स का ये होगा। तो रफली मैं ये बता रहा था ना, यहाँ पे जैसे है तो मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ। तो जो मैंने बताया 15 मार्क्स का ये तो एग्जैक्ट है, इसको लगा लो 25, 20 से 25 रफली मैं बोल देता हूँ। सो ये 20 to 25 मार्क्स का ये है, और ये वाला पोर्शन जो है 62, फिर कितना आएगा 65 to 70 मार्क्स का है ना, ये रेंज होगा। सो अराउंड ये आपके गेट एसटी का जो वेटेज है, क्योंकि ये वैरी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं है। ये एग्जैक्ट है 15 मार्क्स, ये तो फिक्स है। क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस भी है कि कितने क्वेश्चंस आए हैं। सो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी फिक्स है, 6+8 14 क्वेश्चन है ना। सो ये 14 क्वेश्चन हैं, ये 10 क्वेश्चन हैं। ये इस ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में 14 क्वेश्चंस आए हैं। और इधर जो है बाकी जो बचे होंगे कितने होते हैं टोटल, 65 टोटल क्वेश्चंस हैं। तो 65 है ना, इसमें से 24 घटा दीजिए, कितना हुआ 41, ठीक है। तो ये होगा अप्रॉक्स, तो रफली अब ये समझिए
तो ये 2024 स्पेशली 2024 का एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो ये था 21 मार्क्स का, और ये होगा 69 मार्क्स, और ये है 15 मार्क्स। ये ऐड कर लीजिए 100 आता होगा, है ना। ये है, नहीं ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया ना, ये 69 नहीं होगा क्योंकि 15 तो इधर ही हो गया ना। तो ये कितना बनेगा, 36 इधर है, 36 तो बचे कितने, 64 है ना, 64। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 60 to 65 करना पड़ेगा राउंड, यही ना, देख लो एक बार, मतलब ये रफली मैं बता रहा हूँ, अब अगर चेक कर लो, कुछ क्वेरी हो तो बताओ। राउंड टोटल 100 होने चाहिए, और ये यहाँ एग्जैक्ट है तो ओके। अब सही है, 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड, 21 मार्क्स का मैथ्स, 64 में, ये 2024 में ऐसा था। और बाकी ये रफली बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, और इसमें है ना वैसा हो सकता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं डिस्कशन पे। सो तो ये पेपर है, ठीक है। तो एप्टीट्यूड मतलब एप्टीट्यूड की तैयारी बहुत सारे बच्चे पूछते कैसे करें, तो एप्टीट्यूड के लिए सिंपल है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक शिफ्ट में 6-7 पेपर का एग्जाम है, जैसे आपका है ना, ये गेट स्टैटिस्टिक्स कब है, 16 फेब को है ना, 2 to 5। तो 16 फेब को अगर आप देखेंगे तो 6-7 डिफरेंट गेट पेपर्स हैं जिनका उसी शिफ्ट में 16 फेब 2 to 5 एग्जाम है। तो इन सब का जो है एप्टीट्यूड पोर्शन कॉमन रहेगा, जितने भी कॉमन एग्जाम है ना, तो उसका मतलब एक शिफ्ट में जितने भी गेट के पेपर, गेट में टोटल 30 पेपर्स हैं, 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं गेट में। तो एक शिफ्ट में अगर 5 पेपर का एग्जाम हो रहा है तो उन पांचों का गेट पेपर कॉमन रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एप्टीट्यूड के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आपसे कि डिफरेंट गेट पेपर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, मतलब कोई भी पेपर, गेट का कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जाएंगे पीवाई की ऑलरेडी अवेलेबल है उस पे वेबसाइट पे, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर लीजिए। पहले 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड का है उसमें वेबसाइट से, मतलब पिछले 10 साल के चाहो तो 10 डिफरेंट सब्जेक्ट अगर आपने पेपर डाउनलोड कर लिए लास्ट 10 ईयर के 10 डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आपके पास टोटल कितने हो गए, 100 पेपर्स हो गए। ईच पेपर में 10 क्वेश्चन है ना, तो 1000 क्वेश्चन ऐसे ही निकल आएगा आपके पास। और 1000 क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया एप्टीट्यूड का, तो इजिली 15 में से आप 13, 14, 15 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है ना। सो एनीवे मैं बस ये लास्ट बता के खत्म करता हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे फिर हम स्टार्ट करेंगे, अगर इस 15 में कोई एक सिंसियर बच्चा जो थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के 400-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले डिफरेंट गेट पेपर से ही, डिफरेंट सब्जेक्ट के गेट पेपर के पहले 10 क्वेश्चन, क्योंकि एप्टीट्यूड कॉमन रहता है, मैं फिर कह रहा हूँ ये एप्टीट्यूड इज इररेस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, एप्टीट्यूड कॉमन है। एक शिफ्ट में अगर 10 पेपर है, 10 के 10 पेपर में सेम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्ट वाइज अलग होगा, एप्टीट्यूड पेपर का क्वेश्चन कॉमन रहेगा। तो अगर आप इसमें इजीली इसमें 10 मार्क्स प्लस लाए जा सकते हैं थोड़े बहुत प्रैक्टिस करके। अगर 20 में से इधर आप 10 मार्क्स भी ले आते हो, 21 में मान लो मैथ्स पोर्शन में 21 मार्क्स का आया है, अगर 10 भी ले आओगे तो ये हो गया, इधर 64 मार्क्स का है। अब आप देख लो आपका क्या स्टैट्स, तो आपका मेजर है, स्पेशली जो लोग स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो 64 में कितने ला पाओगे अपना देख लो। अगर 40 नंबर भी ले आए ना तो ये पूरे मिला के 60 हो गया, और 60 मार्क्स का मतलब है अंडर 5 रैंक, है ना। अभी बताया ही मैंने आपको कि बिलो 5 रैंक, 1 to 5 रैंक में आप वो होगा, इतना अगर आप कर पाते हो तो। बाकी कट ऑफ के लिए तो 25-26 नंबर लाने हैं, ये है, ठीक है। चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो एप्टीट्यूड देख लो फिर भी, क्योंकि एप्टीट्यूड में हालांकि इंग्लिश में से मुझे भी अच्छी नहीं आती, लेकिन जो मैथ्स रिलेटेड जो बेसिक 9-10 का है तो वो सब देख सकते हो। ये क्वेश्चन है कि इफ डैश डिनोट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी, देन मीनिंग ऑफ द वर्ड्स वॉक, जॉग, स्प्रिंट। मतलब वॉक क्या होता है, स्लो, जॉग में थोड़ा फास्ट होता है, स्प्रिंट फास्ट रनिंग है, तो वैसे इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग बता रहा है। इज एनालॉगस टू क्या है, बोदर्ड डैश डॉन्टेड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज अप्रोप्रिएट टू फिल द ब्लैंक। तो हालांकि मैं तो इंग्लिश में एक्सपर्ट नहीं हूं, तो जो लोग इंग्लिश वाले लोग मतलब जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, आप बताओ क्या आंसर होना चाहिए। सी, ठीक है ना, फेस्ड। तो जो इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो आप इजीली डिसाइड कर पाओगे थोड़े बहुत। और ये नहीं अब इंग्लिश पढ़ना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप डिफरेंट गेट पेपर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन लगा लो, उनके आंसर की देख लो, तो आपको मेंटली आपका ना एक वो बन जाएगा पैटर्न कि अच्छा कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कैसे डिसाइड करना है ना। तो इसमें बीच में क्या हो सकता है, फेज्ड, फ्रेज्ड, फेस्ड, फ्यूज्ड, है ना। तो हालांकि फेज्ड होगा, मैं इस पर ज़्यादा डिस्कशन करूंगा नहीं क्योंकि मेरी इंग्लिश खुद ही वीक है। तो आगे चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे।
Two wizards try to create a spell using all of the four elements water, air, fire, and earth. For this, they decide to mix all these elements in all possible order. तो आपको लग रहा है लैंग्वेज है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है. So two wizards try to create a spell using all of the four elements water, air, fire, and earth. For this, they decide to mix all these elements in all possible orders. They also decide to work independently after trying all possible combination of elements. तो चार ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल, ठीक है. तो ईच विल ट्राई इन 4 फैक्टोरियल डिफरेंट वे. मतलब ऐसा हो गया ना कि जैसे वाटर के बाद एयर, फायर, अर्थ एक साथ रख दिया, फिर देख रहा है कुछ मीनिंगफुल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसा कुछ कह रहा है ना. ट्राई टू स्पेल यूजिंग, है ना, ऐसा कुछ. So they also decide to work independently. After trying all possible combination of elements, they conclude that the spell does not work. Okay. How many attempts does each wizard make before coming to this conclusion independently? तो each one कितने different combination बनाए होंगे? So 4 different object को वो arrange कर रहा है one behind other. So linear permutation of 4 object is 4 factorial. The 4 factorial is answer to this question. So each of them will try in 4 factorial different way, जो maximum possible way है. तो वही होगा, 24 इसका आंसर होगा, ठीक है. तो ऐसे लैंग्वेज है, बट सिंपली आपको लॉजिकली डिसाइड करना है. और जैसे आपको लग रहा होगा चलो मैथ्स स्टैट क्वेश्चन, लेकिन ये गेट डिफरेंट सब्जेक्ट जो है उनके भी यही क्वेश्चंस होंगे. गेट इकोनॉमिक्स है या उनके भी यही क्वेश्चन. अगर इस शिफ्ट में जितने पेपर हुए होंगे तो एप्टीट्यूड, जैसे ये एग्जाम हुआ था आई थिंक पिछले कब हुआ, 10 फरवरी को शायद हुआ था, ये 10 फेब को 2 से 5 में हुआ था शायद पिछले साल. तो उस शिफ्ट में बहुत सारे पेपर हुए होंगे, 6-7 डिफरेंट गेट के पेपर एक ही शिफ्ट में हुए होंगे. तो उन सब में यही सब क्वेश्चंस रहा होगा. आप पेपर चेक भी कर सकते हैं वेबसाइट डाउनलोड करके. ये आइए इस पे आते हैं. तो ये तो हमारे फील्ड का क्वेश्चन है. इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ 10,000 स्टूडेंट 1500 लाइक नाइदर कोर ब्रांच नॉर अदर ब्रांच. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस. अच्छा, जो लोग सोच रहे हो एप्टीट्यूड छोड़ देंगे तो समझ लो 15 मार्क्स तो ऐसे ही आप छोड़ दिए. तो आप अटेम्प्ट कर रहे हो 85 मार्क्स के, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कितना ला पाओगे. बट बिलीव मी, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करना इज वेरी बेनिफिशियल. उसमें अगर आप 4-5 क्वेश्चन में 10 में सही कर लिए ना तो इजीली आपके 7-8-9-10 नंबर इजीली आ जाते हैं. इजीली मैं कह रहा हूँ, सिर्फ अटेम्प्ट करने से. इवन थोड़ा सा आप कोशिश करोगे बिना हेजिटेट हुए या बिना डरे तो सही हो जाता है. ये है. और ये रैंक एक मार्क्स से बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ये चीज है. सो आगे क्या है देखो. तो 10,000 से टोटल है 1500 लाइक नाइदर कोर ब्रांच नॉर अदर ब्रांच. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांच इज 1/4 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक अदर ब्रांचेस. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, चलो इसको मैं इधर हाफ ऑफ कर देता हूं. तो देखो ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, तो टोटल 10,000 स्टूडेंट है, दिख रहा है आप लोगों को. एंड 1500 लाइक नाइदर कोर ब्रांच नॉर अदर. तो मान लो ऐसा लिख दूं मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट टोटल है, अभी मैं प्रोबेबिलिटी सेंस में लिख देता हूं 10,000 और नाइदर ऑफ देम इज 1500. मैं ए को कोर लिख रहा हूं, बी को अदर लिख रहा हूं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांचेस इज 1/4 ऑफ द, नॉट प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट ना, प्रोबेबिलिटी नहीं, ये 11th क्लास में था ना एक सेट थ्योरी, उसका क्वेश्चन है. सो दिस, बाकी जो लोग एसएससी यूएसएससी ये सब कैटूट तैयारी किए होंगे तो वो ऐसे ट्रिक करके 2 सेकंड में बता सकते हैं आंसर. मैं तो नहीं बता पाऊंगा, मुझे 3-4 मिनट लगेगा. तो ये है. सो एन ए इज 1/4 एन बी. एंड जो ट्रिक वाले लोग होते हैं ना एसएससी फील्ड में, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ. तो ए इंटरसेक्शन बी इज 500. तो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक देयर कोर ब्रांच. कोर मैंने लिया है ए, है ना. सो मुझे एन ए चाहिए. सो सेट थ्योरी के सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना. दिस कैन बी रिटन एज क्या, अगर इसको मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा टोटल माइनस डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, ए यूनियन बी इज 1500. और ए यूनियन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. तो इंटरसेक्शन दे ही रखा है. यहां से ए बी को हम 4 टाइम एन ए लिख सकते हैं, तो लिख देंगे तो इजिली आंसर आ जाएगा. तो आप यहां से निकाल लीजिए, एन ए आपको इजिली मिल जाएगा. आप जस्ट पुट कीजिए, इसका फॉर्मूला ओपन कीजिए, ये रिलेशन यूज कीजिए एंड ये यूज कीजिए, इन दोनों से यू विल इजिली गेट द आंसर. ठीक है, सॉल्व करके देख लेना.
कल भी इसी का डिस्कशन, कल डाउट डिस्कशन होगा, आपको सॉल्व करके आना है, मैं हिंट दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करके आना है, जो बचेगा कल डिस्कस करेंगे। देखो आगे, ये जो फोर्थ वाला है, दिख रहा है? तो जो फोर्थ है ना, ये क्या कह रहा है? तो फोर्थ क्वेश्चन इज कि फॉर अ पॉजिटिव नॉन जीरो रियल वेरिएबल एक्स एंड वाई इफ लॉग, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है ऐसे तो ये आपको दे रखा है लॉग एक्स प्लस, राइट साइड को तो ln xy टू द पावर हाफ कर सकते हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। सो ये क्या हो जाएगा? हाफ उसके बाद स्क्वायर रूट एल एन एक्स वाई। तो इसको इधर बुला सकते हैं टू को, तो टू को जब इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू होल स्क्वायर इज कितना? एक्स वाई। xy हाँ, सो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया 4xy। लेफ्ट में बुला लीजिए, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू वाई आ गया। यहाँ से पूछ क्या रहा है? एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, तो 1 1 एक्स वाई तो इक्वल आ गया, तो 1/1 प्लस 1/1, सॉरी मतलब एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 + 1 2 आ गया, तो 2 आंसर है इसका, देख लीजिए। ठीक है ना? नेक्स्ट, ये भी मैथ से रिलेटेड ही है। इन अ सीक्वेंस, क्या बोल रहा है पांचवा में, कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया 6 9 14 x, 6 9 14 x 30 41, तो पूछ रहा है बताओ x क्या होना चाहिए? तो बिल्कुल लॉजिकल है ना, आपको दिख रहा होगा ये 3 का डिफरेंस है, दो ये दो करके इंक्रीमेंट, 2 2 का 3 3 का 3, 9 से 14 में कितने का? नहीं मतलब 5। हाँ 5 तो जी उसके जी बाद जी, दो दो करके, और इधर हो गया 11, तो इसका मतलब है 3 5 9 11 ऐसा रहा होगा। एक मिनट, सॉरी सॉरी, 3 5 7 9 7 9 जी, 7 9 3 5 7 9, तो इस तरीके से हो गया। तो देखिए 7 का गैप होगा तो इसको क्या होना पड़ेगा? 21, और 21 + 9, ठीक है, तो x इज 21, तो 21 इज द आंसर। सिंपल लॉजिक से हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सिक्स्थ, अब ये भी इंग्लिश वापस आ गया, कि ये कह रहा है सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ कोहेरेंट पैसेज। अब पढ़ो इसको, ठीक है ना? दिस क्या है? दिस पढ़ो एक बार ठीक से, है ना, ये तो इंग्लिश का है, अपना लगाओ। तो एक तो यहाँ से ये समझ आता है कि 10 लिखा हुआ है, 10 क्या लिखते हैं कंक्लूजन में? So the geophysics tend to think that the Himalayas as an active geological event rather than as a, इसको पढ़ लो एक बार ठीक से, बस आपको अरेंज करना है कि एक पैराग्राफ में which sentence will come first and which sentence will come later on। तो मतलब वैसे आपको अरेंज करना है चारों में, क्या करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो ऐसे देख के एक तो ये समझ आ रहा है कि ये 10 की वजह से ये लास्ट में आएगा, है ना, क्योंकि कंक्लूजन है ये। एस शायद पहले आएगा, अच्छा, यानी द जियोफिजिक्सिस्ट टेंड टू थिंक ऑफ द हिमालयाज एज एन एक्टिव जियोलॉजिकल इवेंट रेदर देन द स्टैटिक, है ना, तो ये तो कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन है तो ये लास्ट में आएगा, तो ये क्यू तो लास्ट में आएगा, तो ए बी तो होगा नहीं। अब सी डी, अब यहाँ एस दोनों में स्टार्ट तो एस से ही हो रहा था, मतलब ये इसका मतलब है कि एस ही मेनी मिलेनिया गो ब्रेक वे, है ना, तो ये एस से स्टार्ट होगा। बस ये आपको देखना पी के पहले आर आएगा या आर के पहले पी आएगा, ये आपको चेक कर लेना है बस, ठीक है। देख लो कि जो आर सेंटेंस है वो पहले आएगा या पी पहले आएगा, पी और आर में से, तो पढ़ो आपको समझ आ जाएगा किससे कौन सा रिलेटेड। ए सर पी क्यू लग रहा है, अच्छा, क्योंकि उसमें भी सर मैसिव लिखा हुआ है इसमें, और आर में भी मैसिव एडिफाइस एब्जॉर्ब लार्ज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ये देख लेना भाई तुम लोग अपना आंसर की के हिसाब से, ठीक है ना। तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए पूरा, सो ये चेक करना, क्योंकि आई एम नॉट, कहते हैं इट इज़ नॉट माई एक्सपर्टीज, सो आई एम आउट, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ है अ पर्सन सोल्ड 2 डिफरेंट आइटम्स at the same price. He made 10% profit in one item and 10% loss in the other item. In selling these two items, the person made a total of this. तो ये लोअर क्लास में 6 7 क्लास में होता था ना, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन, उसका ही है। कर पाओगे? बताओ। सर इसका एक लॉजिक है, exact मेरे को formula पता है होता है वो, x plus y सर x y upon 100। हाँ हाँ हाँ, बताइए। सर कॉस्ट x प्राइस plus सेलिंग प्राइस y अगर 10 रेस, एक एक करके, हाँ कोई एक बोलो। क्या मैं बोलूँ? बोलो। सर जैसे कि 10% प्रॉफिट है ना, मतलब 1/10 की रेशियो, तो कॉस्ट प्राइस अगर 10 मान लूँ तो फिर 10 रेशियो 1 रेशियो उसका इंक्रीमेंट होगा, एस पी होगा 11, हम्म और उसके बाद 10 में 1% का वो घाटा हो जाएगा,
तो लॉस होने से फिर 10 रेशियो का 9 रेशियो एसपी, अभी दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो दोनों के वो हम रेशियो सेम कर देंगे, उसमें 11 इसको 9, तो फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई और सेकंड को 11 से मल्टीप्लाई, ऐसे करके मतलब। आपका आंसर आया है इस तरीके से करके हाँ देखा सर आपने? ऐसे कर रहा हूँ। हाँ कितना आया देखो करके अभी। हाँ आप बताइए अवनीश जो कह रहे थे। हाँ वो भी ठीक है। एक फार्मूला होता है सर, एक्स प्लस वाई अपन 100 एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100। अच्छा ये डायरेक्टली आपने फॉर्मूला नहीं, याद। एक्स वाई के अपन 100, अच्छा वो अलग से, ओके एक्स ओके वाई हाँ डिवाइड मैं बाई समझ गया 100। समझ गया। तो ये है आप कह रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अच्छा ये तो कुछ लोगों ने ना ट्रिक बना रखे होते हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये है, और नहीं तो प्रॉपर वे में भी ये कर सकते हैं हम। तो ठीक है। जैसे बता रहा है कि सर मान लो इसका एक और ट्रिक है कि सर एक ये जो परसेंट 10 लॉस। है ना, तो 10 कुछ भी अगर x% एक पे प्रॉफिट है, x पे x% लॉस है, तो x/10 होल स्क्वायर हो जाता है, यानी 10/10 होल स्क्वायर लॉस हो जाएगा, लॉस 1% आ जाएगा। एक और तरीका है कि एक 10 से 11 जा रहा है, 10 से 9, तो 99 एलसीएम होता है, तो एलसीएम हम 99 को मान लेंगे सेलिंग प्राइस, हाँ ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा मतलब इस तरह क्वेश्चन ना वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं एसएससी रेलवेज और ये सब वाले उस सब में होते हैं तो उसमें ही कर सकते हैं। और तो मैं करूँगा प्रॉपर वे में करूँगा, आंसर तब भी सेम ही आएगा लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, 2-4 मिनट का ये है। ठीक है बाकी ट्राई करके देखो। सेलिंग प्राइस कॉमन है, मान लो S1 S2 इक्वल है, कॉस्ट प्राइस अगर C1 लेता हूं मैं तो उस केस में जो सेलिंग प्राइस होगी C1 प्लस 1/10 C1, और अगर कॉस्ट प्राइस C2 है तो उस केस में सेलिंग प्राइस होगी C2 माइनस 1/10 C2, यही आएगा। और S1 S2 इक्वल कर रखा है इसने, ठीक है तो S1 S2 को इक्वल करोगे C1 C2 में रिलेशन आ जाएगा। तो अगर आप वैसे देखोगे तो ये जो आता है कितना 11/10 C1, मतलब बहुत सारे अप्रोच हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि किससे आपको ठीक लगता है। ये दोनों इक्वल है तो यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि 11 C1 इक्वल है 9 C2 के। अब पूछा गया है कि पर्सन मेड अ टोटल ऑफ परसेंटेज या लॉस, तो आपको ये भी पता है कि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जो भी चेंज है ना, या लॉस या प्रॉफिट जो भी है वो अपॉन कितना होता है इनिशियल कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं तभी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ तक मैंने बता दिया ऐसे है ना। C1 इज अ कॉस्ट प्राइस 1 2, S1 S2 सेलिंग प्राइस, एंड उसके अकॉर्डिंग आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इससे भी आंसर वही आएगा, बट ट्राई करके देख लो। ठीक है ना, तो ये सब आप ट्राई करोगे, लोअर क्लास में था हमारे उसमें। तो आइए इस पे आते हैं। ये क्या कह रहा है, द पाई चार्ट डिपिक्ट द शेयर ऑफ द वेरियस पावर जनरेशन टेक्नोलॉजीज इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। बट मैं फिर से आपको कहता हूं अटेम्प्ट जरूर करना। अटेम्प्ट मतलब एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ना हो अलग बात है, एक बार पढ़ के जरूर देख लेना। कई बार क्वेश्चन आपको बहुत लेंदी लगता है, सॉल्यूशन ईजी होता है उसका। अगर आप ट्राई करोगे ना, मैं कह रहा हूं कि आप अगर 10 में अटेम्प्ट करो सारे क्वेश्चन, नहीं हो रहा छोड़ दो बात, लेकिन एक अटेम्प्ट करके जरूर देखो। अगर पढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आसान था। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं, है ना। तो आपको उसके लिए अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अटेम्प्ट करोगे तो मैं कह रहा हूँ 4 5 6 7 क्वेश्चन इजीली आप सही कर लोगे। और ये स्कोरिंग, इससे थोड़े रैंक आपके इंप्रूव हो जाएंगे। सो द पाई चार्ट डिपिक्ट्स द शेयर ऑफ वेरियस, है ना, ये तो पढ़ दिया हमने, टेक्नोलॉजी इन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑफ अ कंट्री फॉर 2007 एंड 2007 का है, 2023 का है। ठीक, अब कह रहा है द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंसिस्ट। तो इसमें जो बता रहा है कि जो रीन्यूएबल सोर्सेस है वो है हाइड्रो, सोलर, विंड, ये 3 हैं। ठीक है, अज्यूमिंग दैट द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिमेन्स द सेम फ्रॉम 2007 to 2023, what is the percentage increase in the share of renewable sources of electricity generation over the period? परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है, तो अभी हम लोग परसेंटेज लॉस और उसका फॉर्मूला लिख रहे थे, सेम है। तो परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इंक्रीज, जो कि स्कूल में आपने पढ़े होंगे 9 10 7 8 में, कि इंक्रीज अपॉन इनिशियल इनटू 100, है ना। ये मुझे वही याद है स्कूल से ही। तो इंक्रीज कितना हो रहा है आप देखिए, रिन्यूएबल क्या है, हाइड्रो, विंड, गैस, नहीं हाइड्रो, सोलर, विंड ना, तो ये नहीं है सोलर, इधर ना ये वाला है, तो ये नहीं ले जाते। इन तीनों को ऐड कर लो तो 2007 में कितना था, सोलर, हाइड्रो और विंड 535, 40%। सो ये 40% कंट्रीब्यूशन था रिन्यूएबल का।
2023 में कितना है, हाइड्रो, सोलर, विंड, यही तीन जोड़ना है यहाँ पे। तो कितना हो गया 20, 35, 10, 65%। तो कितने का चेंज आ रहा है, 40% से कितना हो गया 65%, चेंज कितने का हुआ 20% का। इनिशियली कितना था 40% और इंटू 100 डिवाइड कीजिए। सो 20/40 इंटू 100, यही है जी। 65 ओ सॉरी इनिशियल डिफरेंस कितने का है, सर 25। ओ 25 ना, सॉरी 25 अपॉन 40 से, तो इनिशियल इज 40, इनिशियल मतलब 2007 में और लेटर दिस। तो चेंज परसेंटेज चेंज मतलब चेंज इंक्रीज 25%, इनिशियली वाज 40% और इंटू 100। तो करो 25/40 इंटू 100, 20×5 100, 20 दूने कितना हो गया 25/2। चेक करो सही किया है ना कैलकुलेशन, कुछ गड़बड़ है। 62.5 आ जाएगा, 125 डिवाइड बाई 2। अच्छा 25 × 5, ये 5 है, ये 25 है। सब लोग चेक करो 25% अपॉन 40% इंटू 100, खुद अपना नोटबुक में कैलकुलेट करो। तो ये हो गया 125/2 मतलब 65.5%, 62 ना, ठीक है। चेक कर लीजिए एक बारी, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का 62.5%। तो ये आंसर होगा, ठीक है। सो 62.5%, ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये भी थोड़ा मैथमेटिकल ही है, तो मैथमेटिकल है, थोड़ा एडवांटेज मिलेगा आपको अगर थोड़ा सा बेसिक ठीक है तो। ये कह रहा है इतना तो लॉजिकल है शायद ना, कि अ क्यूब इज टू बी कट इनटू 8 पीसेस ऑफ इक्वल साइड। एक क्यूब है जिसको आप कट कर रहे हैं, ये क्यूब है जिसको आप कट कर रहे हैं 8 पीस इक्वल साइज में। क्यूब है तो मतलब तीनों साइड का लेंथ इक्वल है, ठीक है ना, वो बनाया मैंने वैसे है बट इक्वल है साइज एंड शेप। ईच कट शुड बी स्ट्रेट एंड इट शुड नॉट स्टॉप अंटिल इट रीचेस द अदर एंड ऑफ द क्यूब। मिनिमम नंबर ऑफ सच कट रिक्वायर्ड, कितने कट लगाओगे कि 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3। है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है, एक आप इसके अलोंग लगाओ, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग। मतलब ऐसे आपको लॉजिकल समझ नहीं आ रहा होगा, बट आप सोचो कि कोई क्यूब है तो एक हॉरिजॉन्ट मतलब है ना, जो अपर फेस है उसमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मतलब दो साइड से, तो कितने 4 पीस हो गए और एक बीच से काट दो तो 8 नहीं हो गए, है ना। कोई स्क्वायर है तो एक ऐसे कट करो, एक ऐसे कट करो और एक बीच से काट दो तो 8 पीस हो गए। वो इक्वल है। जैसे समझ आया कि नहीं, जैसे ये बुक है मान लो, तो मैं कह रहा हूँ एक ऐसा कट होगा, एक ऐसा कट होगा, कितने पार्ट हो गए बुक के 4 पार्ट हो गए और एक बीच से काट दो तो 8 नहीं हो गए, 3 कट चाहिए, ठीक है। सो आंसर इज 3। सो 3 बार, एक बार हॉरिजॉन्टली ऐसे, फिर यहाँ पे और एक मतलब ऐसा करके, तुम करके जैसे यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तुम ऐसे करके देखोगे समझ आएगा। सो आंसर इज 3। चलो ये लास्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सो कह रहा है इन अ 4x4 एरे सोन बिलो ईच सेल ऑफ द फर्स्ट 3 रोज हैज आइदर अ क्रॉस और अ नंबर, ठीक है। सो पूछ क्या रहा है, तो ये बता रखा है एक सेल है, द नंबर इन द सेल रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ द इमीडिएट नेबर्स, नेबरिंग्स ना सेल्स, नेबरिंग सेल्स, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम डायगोनल। इसको नेबर डिफाइन किया है कि टॉप है ना, मतलब लेफ्ट वाला, राइट वाला, टॉप वाला, बॉटम वाला और डायगोनल्स वो नेबर्स हैं। नॉट हैविंग अ क्रॉस, तो ये बता रहा है कि जो नंबर लिखा है ना, वो लिखा है कि नंबर ऑफ इमीडिएट नेबरिंग सेल्स नॉट हैविंग क्रॉस, तो वो काउंट कर रहा है कितने इमीडिएट नेबरिंग यहाँ क्रॉस नहीं है। सो गिवन दैट द लास्ट रो हैज नो क्रॉस, बता रखा है कि लास्ट रो में क्रॉस नहीं लगाने हैं। सो द सम ऑफ द 4 नंबर्स टू बी फिल्ड इन द लास्ट रो, आसान है करके देखिए क्या होगा। जैसे मैं इसकी बात करूँ तो कितने नेबर्स हैं इसके, टॉप में लेफ्ट में तो कोई है नहीं, राइट में अभी एक होगा तो एक तो राइट हो जाएगा, टॉप में 3 है 2, बॉटम में कोई है नहीं और डायगोनल पे x है, तो x काउंट करना नहीं है, नंबर काउंट करना है। तो इसके पास कितने नेबर होंगे 1 2, तो यहाँ 2 आएगा। इट हैज 2 नेबर्स दैट इज नॉट अ क्रॉस, नॉट हैविंग क्रॉस, वो काउंट करना है। काउंट द इमीडिएट नेबरिंग सेल्स नॉट हैविंग क्रॉस। इसके पास कितने नेबर होंगे 1 2 3 4, तो यहाँ 4 होंगे। इसके पास कितने नेबर होंगे 1 2 3, यही होगा। क्रॉस नहीं काउंट करने हैं, विदाउट क्रॉस। कितने नेबर है इसके पास, टॉप मतलब लेफ्ट में 3 है, राइट में कोई है नहीं, बॉटम कोई है नहीं, टॉप पे है, डायगोनल है
1 या 2? डायगोनल, हाँ से डायगोनल जोड़ के 2। एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, सही लिखा ना? 2 मतलब 1 2 नेबर है, इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3, इसके पास 1 2, सही है। इसको ऐड कर लो, 11। चेक कर लीजिए, यही पूछा ना, सम ऑफ द 4 नंबर्स टू बी फिल्ड इन द लास्ट रो। सो 4 2 4 3 2 11 आंसर होना चाहिए। सर ये 5 5 4 ये किस हिसाब से हुआ? कौन से 5 5 4 4? वो ऊपर के जो पहले से दे रखा है। 5 1 2 3 4 5 नेबर्स। वो अच्छा डायगोनल, अच्छा अरे भाई कहाँ सोए हो? लेफ्ट हाँ राइट सर, टॉप समझ गया। बॉटम डायगोनल वाला भी है। सब मिला के। ठीक है, ये 6 क्यों आया? 1 2 3 4 5 6, तो 11 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया एप्टीट्यूड पार्ट। अब आते हैं सब्जेक्ट पे। ठीक है, तो 11 to 35 कैरी 1 मार्क्स बता रखा है कि क्वेश्चन नंबर 11 to 35 जो होगा 1 मार्क्स का ही है, 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो देखिए, डी विद द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, यही सॉल्व कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। सो डी विद द रीजन बाउंडेड बाय अ लाइन y इज इक्वल टू x, y बराबर 4x माइनस एक्स स्क्वायर, देन डबल इंटीग्रेशन x dx dy क्या होगा? तो पहले तो ग्राफ बनाओ, है ना? तो ग्राफ बनाना आता है आप लोगों को? सर तो ये मैंने किया था, सर एक 27 तरफ से में 4 डिस्कशन है। होगा हो गया ना सबका? डाउट रहेगा उसमें? हाँ हाँ, जिसमें डाउट रहेगा वो होगी एक तरफ से। वैसे भी कर सकते हैं, डाउट वाला भी पूछ सकते हैं, या क्योंकि जो लोग, मुझे लगता है बहुत लोग, सब लोग ट्राई करके आए हैं, तो अब अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अगले क्लास में डाउट कर लेंगे। कल सिर्फ डाउट बताऊंगा। अभी अगर कुछ लोगों ने सॉल्व करके आए होंगे ऑलरेडी, और जो नहीं सॉल्व करके आए हैं वो कल सॉल्व करेगा, कल डाउट। अभी ऐसे ही बता देता हूँ, सॉल्व नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही बता देता हूँ ना। तो आप सॉल्व कर लेना, और कल सिर्फ डाउट डिस्कस कर लेंगे। अभी बहुत लोग ट्राई करके आए नहीं होंगे, कुछ लोग ट्राई करके जरूर आए होंगे। सो ये है, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपका, तो कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 स्क्वायर, कितना करना पड़ेगा? +4। देख लो, ये होगा ना, सिंप्लीफाई करके वही आएगा। तो आप तो ये कर सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ऐसा कुछ होगा शायद, ये ऐसा कुछ बनेगा। रफली मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इट्स नॉट एग्जैक्ट। सो रफली ऐसा कुछ होगा ग्राफ। ठीक है, ये आएगा। ये कहाँ पे कटेगा? तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लोगे तो ये हो जाएगा। इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो दोनों को सॉल्व करके, तो इन दोनों कर्व को इक्वेट कर दो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। देख लेना 3 आता है क्या, सॉल्व करके देखो आप, पता चल जाएगा 0 3। 3 आएगा। ठीक है ना, सो 0 और 3 आएगा, तो उस पर फिर इस रीजन पे आप इंटीग्रेट कर लो, ये आसान है। तो अभी जहाँ तक होता है डिस्कस कर लेता हूँ, कल हम लोग डाउट डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो देखो इसमें क्या है, an है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट a1 तो आपका √6 है, एंड an + 1 जो है √6 प्लस √an। अच्छा, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, an इंक्रीजिंग है, लिमिट 2 है। बताइए जिन लोगों ने सॉल्व किया है। सर 1 होगा। 1 होगा, इंक्रीजिंग। लिमिट 3 आ रहा है शायद। अच्छा ओके, तो a2 अगर निकालेंगे तो 6 प्लस √6 जो कि मोर देन a1 है ना। a3 अगर आप निकालेंगे तो आएगा 6 प्लस √6 प्लस √6, ये चलता रहेगा, है ना, जो कि मोर देन a2 है। तो इस तरह आप देखेंगे तो ये आएगा an + 1 इज मोर देन an फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इक्वल टू लगा लो। तो इस तरह चलता रहेगा ना वैल्यू, क्योंकि लार्ज होती रहेगी, तो इस तरह से मिल जाएगा आपको। इंडक्शन यूज कर सकते, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। 1 के लिए चेक करो, k के लिए जूम करो, k + 1 के लिए दिखाओ। तो मैं बता रहा हूँ जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से, तो ये तो ओके है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। लिमिट क्या करते हैं कि अभी मान लेते हैं कि कन्वर्जेंट है, क्योंकि लिमिट पूछ रहा है ना, तो मान लेते हैं कन्वर्जेंट है, तो an l पे कन्वर्ज करेगी, तो an + 1 भी l पे कन्वर्ज करेगी। सो लिमिट l इज इक्वल टू 6 + l, स्क्वायरिंग बोथ साइड, l² इज 6 + l, सो l² l - 6 इज 0। यहाँ से आप 3 आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के 3 आएगा। दूसरा क्या आता है? -2। -2। तो नेगेटिव लिमिट हो नहीं सकता, क्योंकि सीक्वेंस का कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। तो लिमिट होने का मतलब है उसके नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस के आएंगे, है ना, या कुछ टर्म के बाद सारे टर्म उसके नेबरहुड में चले जाएगा, तभी वो लिमिट है। तो -2 भी तो कभी जाएगा ही नहीं,
तो 3 इज द लिमिट। पॉसिबल है, आप देख सकते हो कि यस √6 था, है ना, 1 पॉइंट समथिंग, तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, √6 से स्टार्ट होगा और सारे नंबर 3 के नेबरहुड में जाए खत्म हो जाएगा, है ना, ये है। तो कहने मतलब अगर ये भी पूछता आपसे तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि सीक्वेंस के जितने टर्म्स हैं इसी में होगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, सारे टर्म इस बीच में ही आएगा। an इज बिटवीन √6 एंड 3 फॉर ऑल, कई बार ये भी ऑप्शंस बन के आया है एग्जाम में, मिलेगा आपको। सो फॉर ऑल n नेचुरल नंबर, यहाँ पे ये है क्योंकि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कहाँ कन्वर्ट करेगी, लिस्ट अपर बाउंड पे, सुप्रीमम पे, जो कि 3 है यहाँ पे, तो लिस्ट अपर बाउंड 3, तो an सीक्वेंस के सारे टर्म √6 और 3 के बीच ही होगा, 3 से परा कोई टर्म नहीं होगा ये। सर हमेशा एल पुट कर सकते हैं कि नहीं नहीं, केस उसके लिए अजम्पशन ये है कि आप अज्यूम कर रहे कन्वर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट नहीं होता एग्जाम्पल तो कुछ एब्सर्ड वैल्यू आ जाती, एग्जाम्पल -2 -1 आ जाती, तो वैसा उसका मतलब आपको समझना होगा कि कोई भी ऐसा नंबर आ नहीं रहा जो कि पॉसिबल है, सो मीन्स इट इज डाइवर्जेंट, दैट्स वाई। तो लिमिट तब पुट करेंगे जब हम सर इंक्रीजिंग के साथ साथ अगर बाउंडेड दिखा दे तब हाँ एग्जैक्टली आप अगर ये प्रूव कर दो कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो आप इजीली प्रूव करवाओगे यस, और बाउंड दिखा सकते हैं आप हर बार, है ना, तो उसमें इन्फिनिटी तक ले जाओ। अगर मैं आपको लिख के बताऊं ये कौन सा नंबर है, तो ये जो लिमिट है एक्चुअली ये है √6 प्लस √6 प्लस, और ये चलता जा रहा है, यही नंबर है ना वो जो लिमिट है एक्चुअली, क्योंकि आपने a1 में जब लिखा था तो √6 लिखा था, a2 में आपने लिखा 6 प्लस √6, a3 लिखोगे चलता जाएगा, तो जो an है एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ लिमिट, तो उस तरीके से नहीं भी जाओगे तो यहाँ से एक पैटर्न दिख जाता है कि ये है, और ये निकालना मुश्किल नहीं है, दिस इज l, तो l² इज 6 प्लस l, ऐसे भी दिख रहा है क्योंकि एक टर्म छोड़ दो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि इनफाइनाइट टर्म है यहाँ पे, तो एक टर्म छोड़ दो, तो ये भी l ही है एक्चुअली, अगर इसका नाम l रखा आपने तो ये भी l ही है, इसको सॉल्व करो फिर से 3 आएगा, फिर देखना नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 3 और -2 आएगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता ये, तो इसलिए 3 आंसर है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो 13 है बताइए जिन लोगों ने ट्राई किया है, एक कोई 3x3 की रियल मैट्रिक्स है ना, और ये कह रहा है कि IN कोई I3 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये रियल मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी है, विच इज़ नॉट ट्रू, फॉल्स पूछ रहा है आपसे कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो कह रहा है कि अगर रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, तो रो रिड्यूस्ड देखो, एक होता है रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म मतलब रो इकोलॉन फॉर्म, और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म दोनों अलग अलग चीज़ है ना, जो क्लास में मैंने कराए होंगे। तो एक रो इकोलॉन फॉर्म में क्या होता है कि जस्ट आपको याद होगा कि बॉटम रो 0 होने चाहिए, फिर मतलब जो जीरोज रोज हैं वो बॉटम पे होंगे, फिर जो आपके पास कोई भी जो लीडिंग एलिमेंट है फर्स्ट मतलब ईच रो का जो लीडिंग एलिमेंट है उसके बिलो के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और जो बाद वाले रो का जो लीडिंग एलिमेंट है वो बाद वाले कॉलम में होने चाहिए, ये था। सो इस तरह से तो देखो ये क्या रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में क्या होता है कि लीडिंग एंट्री मस्ट बी 1, इतना ही एक्स्ट्रा है कि लीडिंग एंट्री 1 होने चाहिए और वहां ऊपर नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। रो इकोलॉन फॉर्म और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में डिफरेंस क्या है कि एवरी रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म इज रो इकोलॉन फॉर्म, बट रो इकोलॉन फॉर्म इज नॉट रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, है ना। तो उसमें 2 एक्स्ट्रा कंडीशन है रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में, जो रो इकोलॉन फॉर्म के अलावा 2 एक्स्ट्रा कंडीशन है। क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन की ईच लीडिंग एंट्री शुड बी 1 इन रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म, और रो इकोलॉन फॉर्म में एनी नॉन जीरो नंबर विल वर्क। फिर रो इकोलॉन फॉर्म में बस इतनी कंडीशन है कि ईच लीडिंग एंट्री के बिलो एलिमेंट 0 होने चाहिए, और रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में कंडीशन है कि बिलो एंड एबव सब 0 होने चाहिए, ये है। तो कह रहा है कि अगर रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म किसी मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना शुरू किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते लगाते ये I3 बन गया, तो 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। क्या लग रहा है आपको, ट्रू फॉल्स? ट्रू। तो इसका क्या मतलब है? आपको पता है ना एक थ्योरम है कि रैंक इज प्रिजर्व्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, जब आपको याद है रैंक निकालते थे आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रो इकोलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं रैंक निकालने के लिए। तो इसका रैंक और हर स्टेप में जो नई नई मैट्रिक्स बन रही है वो सबका रैंक सेम है। सो रैंक इज प्रिजर्व्ड बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जो ए का रैंक होगा वही इसका रैंक होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रैंक 3 है तो इसका भी रैंक 3 है, और ये 3x3 की मैट्रिक्स है। फुल रैंक होने का मतलब इन्वर्टिबल है, मतलब नॉन सिंगुलर है, मतलब कोई भी 0 आइगन वैल्यू हो ही नहीं सकती क्योंकि डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकती। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है।
If 0 is not an eigenvalue of A, then rho reduced echelon form is I. True या false? फॉल्स। ट्रू है ये भी, क्योंकि ये इफ एंड ओनली स्टेटमेंट है ना। ये इफ एंड ओनली स्टेट, जो पहला स्टेटमेंट थ्योरम है, एक्चुअली फिर से कह रहा हूं ये थ्योरम है, तो इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ये, कि अगर 0 आइगन वैल्यू नहीं है इसका मतलब गारंटी है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो ए को आप, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो फुल रैंक है, फुल रैंक है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप आइडेंटिटी बना पाओगे उसको, तो रैंक विल बी प्रिजर्व्ड। तो ए को हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आई तक कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। सर कोई भी मैट्रिक्स है अगर 4 क्रॉस 4 तो उसको 4 आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, अगर वो इन्वर्टिबल है तो i4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर वो इन्वर्टिबल है या आइगन वैल्यू 0 नहीं है तो उसको रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म को i4 बना सकते हैं आप, ये है। सो A हैज 3 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो मान लो 0 1 2 एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि 1 काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स, तो मान लीजिए 0 1 2 ले लेते हैं। देन द रो रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म i3, तो मैंने ये अज्यूम किया, इसने कहा नहीं कि नॉन जीरो है, इसने कहा डिस्टिंक्ट है, तो मान लो 0 1 2 है, तो 0 एक आइगन वैल्यू है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी, तो रैंक n तो नहीं होगी, मतलब रैंक 3 तो नहीं होगी, तो रैंक 3 नहीं होगी तो ए को जब आप लेस देन इक्वल टू i3, हाँ, तो ए में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसका रैंक 2 होगा, तो आई तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आई का रैंक तो 3 है, तो आई तो नहीं आ सकता, तो यही फॉल्स स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। फॉल्स स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट था, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट विच इज अ करेक्ट ऑप्शन, हमें फॉल्स ही चुनना था। आगे क्या कह रहा है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी हैज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी 3 क्रॉस 3 रियल कॉलम वेक्टर बी। अब समझिए, ये कह रहा है ax इज इक्वल टू बी के पास हमेशा सॉल्यूशन होगा चाहे b कुछ भी ले लो, तो इसका क्या मतलब है कि b जो है a के कॉलम स्पेस में है ना, b कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ a, और b में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, b का डायमेंशन 3 हो सकता है, b में 3 वेक्टर है ना, तो b RQ का मेंबर है, तो फॉर इसका मतलब है a का रैंक 3 होगा, और a का रैंक 3 होगा इसका मतलब है a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, है ना, तो रैंक 3 होगा, तो इसका रो इक्लोन फॉर्म I लिखा जा सकता है, तो देख लीजिए b लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a, इसका यही मतलब है ना कि ax इज इक्वल टू b ऑलवेज हैज अ सॉल्यूशन, मींस b लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ a, और बोल रहा है फॉर एनी b, सो b कैन बी एनीथिंग, b में 3 नॉन जीरो एलिमेंट होगा, तो डायमेंशन जो होगा इस स्पेस का वो 3 होगा, एंड 3 होगा इसका मतलब a का जो कॉलम स्पेस है उसका भी रैंक 3 होना पड़ेगा, तो मतलब तीनों कॉलम इंडिपेंडेंट होंगे, तो रैंक 3 हो जाएगा, रैंक 3 हो जाएगा तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो i3 में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं, देख लीजिए। तो ये थ्योरम बेस्ड, फिर से मैं कह रहा हूं ये थ्योरम्स हैं, ये भी थ्योरम था, ये भी थ्योरम है, ये भी थ्योरम है, और इसने बस उसको चेंज कर दिया, तो ये सब थ्योरम बेस्ड स्टेटमेंट है। आपको थ्योरम याद है, इजीली कर पाएंगे, थ्योरम याद नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा ये डिसाइड करने में ट्रू है कि फॉल्स है। ये तो आप काउंटर एग्जांपल इजीली बना पा रहे हैं, देन वेल एंड गुड। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एज टू बी अगर 2 आ जाए तो लेस देन 3, रैंक ऑफ ए, तब तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और लेकिन आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बी आर्बिट्री है या बी फिक्स है, देख के बताओ ठीक से। बी तो आर्बिट्री, फॉर एवरी बोला हुआ है ना, तो आर्बिट्री, तो आर्बिट्री मतलब एनी बी, तो बी ए मतलब बी कुछ भी हो सकता है, तो ए ऑगमेंटेड बी कभी 3 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, बड़ा फॉर एवरी, तो फॉर एवरी होने के लिए ए के कॉलम को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, बी को ए के कॉलम स्पेस में होना पड़ेगा, और यहां फिक्स बी होता तो वैसा सोचने से आप सोच रहे हैं, लेकिन फॉर एवरी बी बोला है, तो किसी भी बी के लिए ऐसा होगा तभी होगा जब तीनों इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कॉलम्स इंडिपेंडेंट होंगे ए के, तभी ऐसा होगा फॉर एवरी की वजह से, ठीक है ना, फॉर एवरी बी। बी में कुछ भी ले लूं तब भी यूनिक हमेशा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, है ना, ये है। अगर मान लो ए का रैंक 2 आ गया ना, और बी में ऐसा ले लूंगा कि ए ऑगमेंटेड बी 3 हो जाएगी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि मान लो एक मैट्रिक्स ए लेते हैं रैंक 2 वाली मान लीजिए,
तो सर बी मैं में कह रहा हूँ कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एज टू बी अगर सेम आ जाए, हाँ लेस देन 3, तो इनफाइनाइटली में नहीं सॉल्यूशन है, तो उस हिसाब से डिटर्मिनेंट 0 होगा। हम्म, डिटर्मिनेंट 0 होगा तो फिर इन्वर्टिबल नहीं होगा, तो फिर हाँ I3 में वो एलिमेंट्री ऑपरेशन करके एक्सटेंड अरे कर मेरे सकते हैं। भाई तुम ये समझ नहीं रहे हो, मैं ये बोल रहा हूँ तुम ए ऑगमेंटेड बी 2 आ सकता है, लेकिन बी फिक्स नहीं है ना, बी कुछ भी होना चाहिए हर बार, रैंक ए और ए ऑगमेंटेड बी इक्वल होना चाहिए हर बार, चाहे बी में कुछ भी ले लूं। ओके, हाँ ये कह रहा है कि बी में कुछ भी लूं, ए ऑगमेंटेड बी का रैंक और ए का रैंक हमेशा इक्वल होना चाहिए, बी में कुछ भी लूं। आप जो कर रहे हो फिक्स कर रहे हो कि फिक्स कर दिया, मान लो ए ऑगमेंटेड बी 2 आ गया, तो ये कुछ ही केसेस हैं, दिस इज नॉट फॉर ऑल बी। हमें कह रहा है फॉर एनी बी, बी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, बी कैन बी एनीथिंग फ्रॉम आर क्यूब, और उन सबके लिए एक ऐसा ए चूज करो जो हर बार सॉल्यूशन दे। तो अगर ए का रैंक 2 आया और ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 आया, तो वो कुछ रेस्ट्रिक्टेड भी, दिस इज नॉट फॉर ऑल बी, यू कैन नॉट से कि फॉर एनी बी ए ऑगमेंटेड बी का रैंक 2 ही आएगा, है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है क्योंकि आप सर। एक, इसमें बोला एक गया है कि हाँ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ एज टू बी 3 आएगा, 3 आना चाहिए इसमें, रैंक ऑफ ए 3 आए ना है, ए ऑगमेंटेड बी 3 आना चाहिए, क्योंकि बी ए की कॉलम स्पेस में लाई बी करता है। आर्बिट्री है। सो मतलब हर बी के लिए एक कॉमन ए ढूंढना है, चाहे बी में कुछ भी ले लूं, एक ऐसा ए कौन सा होगा, तो हर बी के लिए ए को रैंक 3 का होना पड़ेगा, तभी हर बी के लिए सेटिस्फाई होगा, वरना आप रैंक 2 वाला सोच रहे हो तो देयर एग्जिस्ट अ काउंटर एग्जांपल फॉर व्हिच ax इक्वल टू बी विल नॉट हैव अ सॉल्यूशन। और ये कह रहा है फॉर ऑल ए बी के लिए सॉल्यूशन होना ही चाहिए, चाहे बी में कुछ भी लूं सॉल्यूशन आना ही चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब ए का रैंक 3 होगा, तो हर बार सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट ए का नॉन जीरो हो जाएगा, तो वो बी से फ्री हो जाता है। जब ए का रैंक 3 हो गया ना, ए का रैंक अगर 3 हो गया, तो ए ऑगमेंटेड बी 3 होगा फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर क्यूब, जो कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है। अब तुम बी कुछ भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा रैंक को, अगर ए का रैंक जब 3 हो गया सर अभी समझ गया मैं। तो बी कुछ भी ले लो, ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि चलो मान लो रैंक 2 ले लिया, तो अब बी में ऐसा चूज करूंगा कि रैंक 3 आ जाएगी, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, तो क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा, अजम्पशन ही फेल हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज है। तो हमें ऐसा ए चुनना है कि बी में कुछ भी लूं, ए ऑगमेंटेड बी के रैंक पे इफेक्ट ही ना पड़े, ये चीज है। तो वैसा तभी होगा जब ए का रैंक को 3 होना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है v1 v2 v3 v1 v2 v3 विद वैक्टर इन R4। अब R4 का वैक्टर है, 4 डायमेंशनल वैक्टर्स है, u स्पैन है u1 u2 u3 का, सिर्फ स्पैन है, बेसिस नहीं है ना, बेसिस के लिए इंडिपेंडेंट भी होने चाहिए, तो u1 u2 u3 बेसिस नहीं है u का, है ना, u का स्पेस है जो स्पैन्ड बाय दिस स्पेस। तो u1 u2 u3 मे बी इंडिपेंडेंट, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट, कोई जरूरी नहीं है। अगेन v इज द स्पैन ऑफ v1 v2 v3, तो अगेन v1 v2 v3 मे बी इंडिपेंडेंट, मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब ऑप्शन समझिए, तो ये तो आपको अजम्पशन दे दिया। अब ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v इज 2, मान लीजिए u इंटरसेक्शन v का डायमेंशन 2 है, तो u और इंटरसेक्शन v जो स्पेस है, u एक स्पेस है, वेक्टर स्पेस होगा, v भी एक वेक्टर स्पेस होगा, u इंटरसेक्शन v भी एक वेक्टर स्पेस होगा, जिसका डायमेंशन ये कह रहा है 2 हो गया मान लो, और u का डायमेंशन 3 है, तो आप ऐसा u चूज करो कि u का डायमेंशन 3 हो, देन v1 v2 v3 इंडिपेंडेंट होगा क्या, तो फिर से आपको गलत दिखाना है तो काउंटर एग्जांपल, सही दिखाना है या तो प्रूफ करो या लॉजिकली खुद को कन्विंस करो कि ये सही है, ये चीज है। तो बताइए, बताओ क्या ले, एग्जाम्पल चूज करना है ताकि डायमेंशन, देखो तो हम पहले कोशिश करते हैं गलत दिखा दे, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल चूज करेंगे कि v इंटरसेक्शन u का डायमेंशन 2 हो जाए और u का डायमेंशन 3 है, ऐसा एग्जाम्पल लो, और तब चेक करो कि v1 v2 v3 डिपेंडेंट होगा क्या, तो आप कोशिश करो इंडिपेंडेंट बना देने की, बना पाएंगे, देखो कोई भी एग्जांपल, या तो R4 में से लेना, R4 में से ही लेना है, तो इस तरह बनाओ कुछ स्पैन ऑफ समथिंग, बना पाओगे भाई?
मुझे ऐसा लेना है कि u इंटरसेक्शन भी 2 हो जाए, ठीक है, और u का डायमेंशन 3 रहे। तो u का डायमेंशन 3 कब होगा? डायमेंशन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस। बेसिस क्या होता है? li होने चाहिए और स्पैन भी करने चाहिए। तो स्पैन तो दे ही रखा है, हमें चूज करना पड़ेगा u1 u2 u3 लीनियरली इंडिपेंडेंट, तभी जाकर रैंक 3 आ पाएगी, मतलब डायमेंशन 3 आ पाएगी। तो डायमेंशन 3 आने के लिए हमें कुछ ऐसा वेक्टर लेना पड़ेगा, एग्जांपल के लिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, ये ले लिया मान लो। तो ये जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, और डायमेंशन ऑफ u, क्योंकि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे 3 डायमेंशनल आएगा, क्योंकि फोर्थ कॉलम 0 है, फोर्थ रो ना, सब में फोर्थ एलिमेंट 0 है। तो ये एक सुटेबल u हो गया। v एक ऐसा चूज करो कि u इंटरसेक्शन v का रैंक डायमेंशन 2 हो जाए। क्या करोगे? 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, क्योंकि R4 के बेसिस में 4 एलिमेंट है, पहला 3 मैंने यहां ले लिया, लास्ट के 3 वहां ले लिया। 2 कॉमन है, ध्यान से देखिए, देर आर 2 वैक्टर्स कॉमन। R4 में 4 लीनियरली इंडिपेंडेंट वैक्टर है इसके बेसिस में, तो उस बेसिस के पहला 3 मैंने यहां लिख दिया और लास्ट के 3 यहां लिख दिया। सो 2 कॉमन है, यहां लास्ट 2 उसका फर्स्ट 2 कॉमन है। हाँ, आपसे पूछेगा कि u इंटरसेक्शन v क्या होगा? कॉमन होने चाहिए। सो वैसा एलिमेंट जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा सके और उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा सके। इंटरसेक्शन है ना, मतलब ऐसा एलिमेंट u इंटरसेक्शन v क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लो, उसका लीनियर क्या लगता है आपको, क्या आएगा? u इंटरसेक्शन v, चलो अगर डायमेंशन से भी इसको देखे तो दिखा सकते हैं, वो सेकंड थर्ड 0 1 0 0 और 0 0 1 0 उसमें भी यूज होंगे। या वैसे भी डायमेंशन का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ अगर u यूनियन v करेंगे ना तो R4 ही आ जाएगा, R4 आ जाएगा। यूनियन करेंगे तो, लेकिन यूनियन तो जरूरी नहीं सब स्पेस हो ना। बताओ भाई, सो क्या बनेगा? यहां से u इंटरसेक्शन v जब आप लेंगे, सो इंटरसेक्शन कर लेने दोनों के, क्लीनर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो ये लेना पड़ेगा, दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन तभी लिख पाएंगे ना। तो ये जो होगा स्पैन ऑफ, ये कॉमन वेक्टर्स हैं, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, तभी जाके आएगा, ठीक है। सो क्योंकि जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे जा सकते हैं, सो मतलब इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे दैट कैन बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एंड दिस एज वेल, ठीक है। सो मिल तो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो u इंटरसेक्शन v का डायमेंशन 2 होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट है ये। तो ये एग्जांपल हो गया। अब u1 u2 v1 v2 v3 डिपेंडेंट है क्या? तो मैंने ऐसा चूज किया कि इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट है, तो ये फॉल्स हो गया। चेक कर लीजिए, दूसरा सोचो, दूसरा क्या होगा? क्या सेम एग्जांपल वर्क करेगी सेकेंड वाले में? सर इस एग्जांपल में तो भी li हो रहा है। v क्या हो रहा है? li हो रहा है, हाँ आपने जो लिया देखिए, हाँ वो li है ना, चेक करो। ओ डिपेंडेंट बोला, ठीक है। हाँ वो डिपेंडेंट बोला है। सर यहाँ डायमेंशन ऑफ भी निकाल के तो कर सकते हैं ना? कैसे? हाँ क्योंकि R4 का ये मेंबर है यूनियन, तो 4 डायमेंशन होगा उसका ना। हाँ वो डायमेंशन से भी कर सकते हैं ना। डायमेंशन अगर आप लगाएंगे, वाला। जैसे अगर मैं डायमेंशन का u प्लस वी की बात कीजिए, अगर यहाँ u प्लस वी करेंगे कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन जो एलिमेंट है इसके, तो ये R4 के इक्वल आ जाएगा। और वो फॉर्मूला क्या होता है आपका?
यूनियन एक्चुअली प्रॉब्लम, या यूनियन में नॉट बी अ वेक्टर स्पेस। यूनियन का वेक्टर स्पेस होगा जब ये इसका सबसेट होगा और ये इसका सबसेट होगा। तो जो वी यूनियन यू यूनियन वी इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस है। सबस्पेस नहीं होने से तो डायमेंशन नहीं ले सकते। नहीं, वही, डायमेंशन बेसिस का होता है, बेसिस वेक्टर स्पेस के पास होगा। हाँ वही तो वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, इंटरसेक्शन और उसका तो डायमेंशन फार्मूला होता है ना, इंटरसेक्शन तो होता है ना। यूनियन का होता है, हाँ हाँ हाँ, तो वही होता है ना जो आप जानते हैं, वो ये है कि अच्छा ये तो हट जाएगा। तो एनीवे देखिए, तो ये फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशन ऑफ u प्लस वी। यूनियन यहाँ वर्क नहीं करेगा, वो यूनियन सेट में वर्क करता है। डायमेंशन ऑफ u प्लस डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ u इंटरसेक्शन v, यहाँ पे वो वर्क करेगी। यूनियन इज नॉट अ सबस्पेस, यहाँ पे यूनियन तभी फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं बोल रहा था, इसके हेल्प से तो हो जाएगा ना। हाँ हाँ हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 दे रखा है ना, एक मिनट कहाँ गया, तो इंटरसेक्शन तो 2 दे रखा है और u का भी 3 दे रखा है ना। सो ये 4 आ जाएगा और ये आपको 3 दे रखा है, ये हमें पता करना है, और ये 2 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक। तो यहां से आप निकालेंगे, सो डायमेंशन ऑफ v आपका कितना आ गया 3, और v तो 3 वेक्टर का स्पैन था, डायमेंशन 3 आ गया, तो लीनियर, इसका मतलब इंडिपेंडेंट होगा। यस यस, तो इससे भी आंसर वही आ गया जो हमने निकाला है जी। तो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और उसने कहा हुआ ऑप्शन में डिपेंडेंट होगा, इसलिए फॉल्स है। ठीक है। ऑप्शन ने कहा है कि फॉल्स है, मतलब लीनियरली डिपेंडेंट है, वो तो गलत कह रहा है, इंडिपेंडेंट ही होगा। अब ऐसे ही, अब ऐसा एग्जांपल बनाना होगा कि u प्लस वी R4 के इक्वल आ जाए, देन आइदर u1 u2 u3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, या v1 v2 v3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, है? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बना के दिखाता हूं। तो उसी से हो जाएगा ना, डायमेंशन से हो इसी जाएगा एग्जांपल से हो जाएगा। हो जाएगा, देखिए, इसी से, क्योंकि u प्लस v का डायमेंशन 4 हो जाएगा। यस यस एग्जैक्टली, हाँ। मतलब u और v का डायमेंशन 3 होगा, मतलब कि दोनों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा ना। यहाँ कह रहे हैं आइदर और इंडिपेंडेंट, तो और में तो यून दोनों भी आ जाता है मैथमेटिकली, और में तो दोनों आ जाता है, दोनों भी आएगा। मतलब जैसे ये कह रहा है ना कि उस एग्जांपल से ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हमने तो ऐसा लिया था, इंडिपेंडेंट ही लिया था ना, हमने तो ऐसा लिया था कि तीनों में इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो। सर उसमें तो 2 एल आ रहा था, u और v, और इसमें और है, तो उसका कुछ होगा क्या मतलब? इसका एग्जांपल ये होगा तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एग्जांपल नहीं सर, ये जो डायमेंशन वाले फार्मूले से, हाँ डायमेंशन ठीक है, तो दोनों तो इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, अच्छा दोनों को इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन ऑफ u और v का तो दोनों 3 ही आ रहा है। हाँ तो आपके हिसाब से क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? तो यहाँ इधर बोला है, हाँ तो गलत होना चाहिए। हाँ गलत ही है। बट ये बताइए, आप कह रहे हैं u1 u2 u3 इंडिपेंडेंट हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब दिस इज ऑल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, दिस इज ऑल्सो लिनियरली इंडिपेंडेंट सेट, तो और है ना, तो क्या मानेंगे आप, ट्रू या फॉल्स? एल हो रहा है तो इसका मतलब एक तो एल हो गई, ऐसे भी सोच सकते हैं क्या? हाँ तो आप तो कह रहे हैं आपके हिसाब से एक तो है इंडिपेंडेंट कम से कम, तो ट्रू हो जाएगा उसके हिसाब से। तो इस एग्जांपल से, जो पहला एग्जांपल लिया है उसके हिसाब से ट्रू आ जाएगा, बट एग्जांपल कैन नॉट टेल ट्रू स्टेटमेंट, है ना, एग्जाम्पल कैन ओनली टेल यू फॉल्स स्टेटमेंट, एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं बता सकता। तो फॉल्स के लिए आपको दूसरा फॉर्मूले से भी तो हो रहा है ना, दोनों का डायमेंशन 3 आ रहा है, अच्छा एल और दोनों एल हो रहा है इसमें, और उसका क्या चक्कर है? अच्छा, अब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, मैं फिर से बोलता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है, तो वही आ रहा है, सेम कंक्लूजन आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि ये तो 4 दे रखा है, और इंटरसेक्शन का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन 2 दे रखा है ना, इंटरसेक्शन कुछ नहीं दे रखा ना, दिक्कत ये है। ये तो बस फर्स्ट क्वेश्चन में इंटरसेक्शन दे रखा है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन को यूज नहीं करना, अब
अब फर्स्ट पार्ट को यूज नहीं करना, फर्स्ट पार्ट अलग है, सेकंड पार्ट अलग है, नहीं ले सकते तो वैसे। सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ये है, ये जो सेकंड स्टेट, ये तो हो जाएगा ना, यहाँ तो ये हो गया, ये तो डायरेक्ट सम हो गया ना, तो यहाँ पे u इंटरसेक्शन v 0 हो जाएगा, u प्लस v इक्वल्स टू u प्लस v, तो ये डायरेक्ट सम का डेफिनेशन हो गया। डायरेक्ट सम में होता है इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए, सम 4 होना चाहिए, बट क्यों 0 होगा आपको क्या लगता है? क्योंकि u प्लस v जो है u प्लस v r4 के बराबर आ गया। लेकिन डायरेक्ट सम ऐसा थोड़ी कहता है कि R4 आगे डायरेक्ट सम होगा, डायरेक्ट सम के लिए है कि इंटरसेक्शन 0 होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ तो पता नहीं आपको इंटरसेक्शन 0 है कि नहीं है। मैं आपको काउंटर एग्जाम बना के दिखाता हूँ। तो स्पैन ऑफ 1 0 0 0 0 1 0 0 और एक ले लीजिए 2 0 0 0, ये ले लेते हैं, ये u ले लेते हैं और v ले लेते हैं। स्पैन ऑफ हमें क्या करना है कि सम को R4 बनाना है, तो 2 मैंने यहाँ पे यूज किया है, बाकी 2 यूज कर लेता हूँ। तो 0 0 1 0 0 0 0 1 और 0 0 0 2। अब आपसे पूछा जाए स्पैन का मतलब क्या है कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशंस, सो लाइक C1 टाइम दिस, C2 टाइम दिस, C3 टाइम दिस, बट ये तो मल्टीपल ही है इसका, तो ये दोनों 2 ही वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं तो दिस विल बी समथिंग लाइक A B 0 0, जहाँ पे A B R रियल नंबर, ये जो U स्पेस है ये बनाएगा इस बेसिस के, इस सेट के हेल्प से, इससे ना, क्योंकि 2 डायमेंशनल है। और ये जब आप लिखोगे सो दिस विल क्रिएट 0 0 C D, जहाँ C D R रियल नंबर्स है। अब आप U प्लस V करेंगे, क्या आएगा, है ना, you take ABCD one element from here, one element from here, you add them, so what can be generated, है ना, R4 पूरा R4 जनरेट किया जा सकता है यहाँ पे। और जो आप कह रहे थे U इंटरसेक्शन V सिर्फ 0 स्पेस होगा, डायरेक्ट सम हो गया जो आप कह रहे हैं, ठीक है। देन ये एग्जांपल है जस्ट, मैंने इंटेंशनली दोनों को डिपेंडेंट लिया है, यहां भी इंटेंशनली दोनों को डिपेंडेंट लिया है। और R4 के बेसिस में 4 एलिमेंट है, 2 ऊपर यूज किए, 2 दूसरे, 2 U में और 2 V में यूज हुआ है। यहां से आप देखिए, तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं नाइदर U नॉर V, क्या पूछा क्या था, एक मिनट, इधर U1 U2 U3 पूछ रहा है ना, U भी नहीं, इसके बारे में पूछ रहा है कि जो मैंने U1 U2 U3 यूज किया है क्या वो तीनों इंडिपेंडेंट है? नहीं, मैंने डिपेंडेंट इंटेंशनली लिया है क्योंकि मुझे गलत दिखाना था। सो वी हैव कंसीडर्ड डिपेंडेंट सेट। ये जो सेट है U1 U2 U3 it is linearly dependent and V1 V2 V3 is linearly dependent। ठीक है जी। So one counter example is enough to say false. So डिपेंडेंट है, इसने कहा था कोई एक इंडिपेंडेंट होगा, तो हमने ऐसा एग्जांपल ढूंढ लिया कि कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो दोनों फॉल्स है, तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, पहला भी फॉल्स है दूसरा भी फॉल्स है। So ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस वही है कि आपको काफी सोचना पड़ेगा, तो उससे है ना थोड़ा सोचोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एग्जाम्पल डिफरेंट बना बना के देखो आप, तो जैसे आप करोड़ों एग्जाम्पल ट्रू कह रहा है डजंट मीन ट्रू हो जाएगा, उसके लिए आपको एक देखना पड़ेगा क्या हमेशा ट्रू होगा, या तो प्रूफ लिखो या फिर इंटेंशनली आप डिसाइड करो कि ऐसा क्यों होगा। ये है प्रूफ लिखना, तो उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में। आइए इस पे, ये तो इजी क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट का है। तो ये कह रहा है कि कंसिडर आर स्क्वायर विथ स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट U जो कि AB है इज अ वेक्टर इन आर स्क्वायर and the inner product of U with this one is 2। यहाँ तो 2 कंडीशन दिया, वहां से भी निकल जाएगा। हाँ इजी है ना। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि U का इनर प्रोडक्ट 1 2 के साथ, ये आपको 2 दे रखा था, अभी कुछ नहीं, U तो AB है तो इसको AB करके मान लीजिए, तो ये जो होगा A into 1
प्लस 2 इंटू बी, स्टैंडर्ड इनर, पहला इक्वेशन आ गया। फिर जो दूसरा दे रखा है ए बी जो कि यू है, इसका इनर प्रोडक्ट 4 माइनस 2 के साथ -1 है, तो यहाँ से इनर प्रोडक्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट जो आप 11th-12th में ए आई प्लस बी जे डॉट सी आई प्लस डी जे करते थे, क्या होता था, ए सी प्लस बी डी, वही करना है यहाँ भी। ये भी ऐसे ही है, ए प्लस ए आयोटा ए आई प्लस बी जे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसा समझना है आपको। सो 4a माइनस 2b इज -1, सेकेंड इक्वेशन है जी। सो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से आप a निकाल पाएंगे और b निकाल पाएंगे, और a b निकल गया तो आप इनर प्रोडक्ट कर लेंगे ना, तो ईजी है। सो सिंपली आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b निकाल लीजिए, और उससे अब a ऑप्शन में है कि जो भी आपका आया होगा a b उसका डॉट प्रोडक्ट कीजिए इसके साथ, क्या आता है चेक कर लीजिए, ये आता है ट्रू, नहीं आता फॉल्स, हर चीज हर ऑप्शन में यही करना है। शायद फोर्थ आएगा, फॉल्स आएगा, ओके। जैसे -1 1, तो ये आप देखिए ट्रू आता है, फॉल्स आता है, इस तरह से ये आता है ना आंसर। इसमें कितना आता है देखिए, 4/5, क्योंकि डाउट प्रोडक्ट लोग पूछते रहते हैं ना डाउट में, तो ऐसे ही है सब हर ऑप्शन में कि आप जस्ट ए बी पहले निकाल लीजिए और फिर डॉट प्रोडक्ट लीजिए, ए बी का इसके साथ, 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 देखिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, जो मैच कर रहा हो ट्रू है, जो मैच नहीं कर रहा हो फॉल्स। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट लाइक डॉट प्रोडक्ट, ये देखिए एक मैट्रिक्स है, अज्यूम दैट रैंक ऑफ ए इज 1, सो व्हाट डज इट इंप्लाई, ए का रैंक 1 है, सो देर इज जस्ट 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, है ना, देर इज जस्ट 1 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो। तो यहाँ 2 रोज हैं तो एक ही इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब दूसरा एक पे डिपेंड कर रहा है, सेकेंड वन इज मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट वन। 2 वैक्टर्स आर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, 2 वैक्टर्स आर डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, दे आर 2 रोज और रैंक 1 है, इसका मतलब नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इज रैंक। सो एक रैंक है, इसका मतलब एक ही रो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब दूसरा वाला रो पहले वाले पे डिपेंडेंट होगा, तो रो एक वेक्टर है, दूसरा रो भी एक वेक्टर है, सो एक दूसरे का मल्टीपल होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो A1 A2 A3 वैक्टर है वो सम कांस्टेंट टाइम B1 B2 B3 वैक्टर होगा फॉर सम k बिलोंग्स टू R। ये एक रिलेशन आया इसकी वजह से कि जो A1 A2 A3 वैक्टर है वो मल्टीपल है B1 B2 B3 का फॉर सम k बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अच्छा अब आपको दे रखा है x सच दैट ax इज b, तो इसको आप जानते होंगे, ये है आपका नल स्पेस है, दिस इज नल स्पेस ऑफ मैट्रिक्स A। तो इसका डायमेंशन कितना होगा, जरूरत है डायमेंशन की, जरूरत तो नहीं, ऐसे देख लीजिए डायमेंशन क्या होगा W का, नलिटी और रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स, A में कितने कॉलम है 3, 2 क्रॉस 3, तो डायमेंशन 2 का तो W होगा, तो W का 2 होगा ना, क्योंकि देर आर 3 कॉलम्स। सो रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, फिक्स है। सो ये डायमेंशन तो 2 आ गया, मतलब नल स्पेस W का डायमेंशन 2 है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, W1 आपको दे रखा है, W2 दे रखा है। अब यहाँ पहला स्टेटमेंट है W, तो देखो अगर मैं W1 इंटरसेक्शन W2 लिखूं तो क्या मतलब, ऐसे x वैक्टर जो दोनों में हो, तो इसका मतलब A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 0 एंड B1 x1 B2 x2 B3 x3 0। और इसको आप ध्यान से देखेंगे तो x जो कि है x1 x2 x3 सच दैट ये वही है ax इज इक्वल टू 0। ये मैं लिख क्या रहा था, W1 इंटरसेक्शन W2, और किसके इक्वल आ गया, ये W के इक्वल आ गया। चेक कीजिए, तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है W1 W2 सेम ही वेक्टर स्पेस है क्या, तो चेक कीजिए, उस कंडीशन को यूज कीजिए आप। A1 इज k टाइम B1, A2 इज k टाइम B2, A3 इज k टाइम B3। तो यहां जब आप रखेंगे, चलो यहीं रख लो, A1 इज k टाइम B1, k टाइम B2, k टाइम B3, k कॉमन लेके भेजो राइट में अगर नॉन जीरो है तो, और जीरो है तो फिर तो जीरो ही हो गया, दोनों जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
बताओ भाई। अच्छा नॉन जीरो, एक सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता ना, के जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसने कहा है दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, तो इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि के जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि के जीरो होगा तो कोई एक वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो ये फिक्स कर दिया कि के तो जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दोनों नॉन जीरो है तो के जीरो नहीं ले सकते आप। तो अब तो ऑप्शन है कि नॉन जीरो ही के को लेना पड़ेगा, तो यहाँ के ए वन, के बी वन, के बी टू, के बी थ्री, के कॉमन लो, जीरो अपॉन के कर दो, दोनों सेम ही बन जाएगी। तो यस W1 एंड सर W, आपने इक्वल हाँ W इक्वल्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 कैसे दिखाया, डायमेंशन की हेल्प से कि ऐसे ही बोल नहीं दिया? नहीं डायरेक्टली देखिए ना, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। आप टू इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे लिखते हैं, अच्छा ठीक है, यस सर, हाँ सेम आ जा रहा है, ठीक ठीक। है ना। सर दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। जी जी एग्जैक्टली। या आप यहीं पे काम कीजिए, ए रख दीजिए यहाँ पे, तो इससे भी आपको दिख जाएगा। आप ए मैट्रिक्स यहाँ रख दो और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये मिल जाएगा, यही मिलेगा, ये चीज है ना। यस सर। टू इक्वेशन टू वेरिएबल है तो आपको पता है कि हाउ टू राइट इक्वेशन एज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इक्वेशन, तो उससे आ जाएगा। सो ए मैट्रिक्स इनटू x1 x2 x3, तो उससे आ जाएगा। सो दिस इज द दिस सिस्टम, ये जो दोनों मिला के है ये ax बराबर 0 है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन इक्वल है W के। ठीक है, दोनों ट्रू स्टेटमेंट है, बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट। तो रैंक यहां इक्वल कर रहा है ड्यू टू रैंक, ठीक है, और बाकी ये बिना रैंक यूज हुए हुआ है, इसमें रैंक का कहीं यूज नहीं हुआ है। इसमें सिंपल हमने इंटरसेक्शन लिया, मतलब फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन बोथ शुड सेटिस्फाई, दोनों एक साथ लिख दिया और फिर उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो W ही बन जाएगी। ये तो आसान क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक्स कोई रैंडम वेरिएबल है टेकिंग ओनली टू वैल्यूज, तो मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू हो सकती है 0, ये तो आसान है, देखो फिर बता देता हूँ। 1 and 2 कितना आया आपका, हाँ एक्स की वैल्यू 1 2 हो सकती है, और आपको बता रखा है कि EX 10/7 है, मतलब यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे फिर इसको। जी। सो पहली इक्वेशन ये आ गई। अच्छा मुझे ये तो पता ही है कि P1 प्लस P2 को 1 होना है, P1 निकाल लीजिए, ठीक है। नाउ आपको चाहिए देन फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ mx इवेल्यूटेड एट 0, तो ये पूछ रहा है कि फोर्थ डेरिवेटिव एट 0, तो आप सब जानते हैं कि ये है EX4, है ना, और ये क्या होगा यहाँ पे 1 की पावर 4 इंटू P1, 2 की पावर 4 इंटू P2, और P1 P2 वहां से निकल जाएगा, उसको यहाँ पुट करके निकालिए, देखिए किसके साथ मैच कर रहा है, तो ये अप्रोच है, ठीक है ना। हम जानते हैं ना फोर्थ मोमेंट मतलब फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ MGF एट 0 इज दिस, तो बस ये हो गया, और ये फॉर्म सपोर्ट में तो 1 2 ही है, तो इसका मतलब है कि दो ही प्रोबेबिलिटी होगी, P1 प्लस P2 इज 1, PMF एट ईच पॉइंट, तो वो यहाँ यूज किया, और EX दे रखा था, तो यहाँ से P1 P2 आ गया, और यहाँ P1 P2 रख दीजिए तो आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। देखिए ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है लेकिन इजी है, बस बेसिक कि टू फेयर डाइस, वन हैविंग रेड एंड अदर हैविंग ब्लू कलर, तो मतलब फर्स्ट इज रेड वन, सेकेंड वन इज ब्लू वन, है ना, आर टोस्ट, तो टू डाइस को आपने रोल किया, तो यू ऑल नो कि सैंपल स्पेस क्या होने वाला है, सो 1 1 से लेके 6 6 तक टोटल ये सैंपल स्पेस होने वाला है। ए इज द इवेंट दैट द डाई हैविंग रेड कलर विल शो 5 और 6, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहले रेड मतलब पहला वाला 5 या 6, तो 5 1 से लेके 5 6 तक, एंड बी जो होगा 6 1 से लेके 6 6 तक, ओ सॉरी इसी में ना, बी में नहीं, ए में ही, ए में ये सब एलिमेंट आएगा ना, तो ए में ये भी होगा साथ में, है ना, ये दोनों मिला के ए होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ। 5 और 6 है, मतलब लिख सकते हैं उस तरह से आप, बाकी लिख लो खुद ही, और
समझ आ रहा ना, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें लिखने की जरूरत है नहीं। कि बोल रहा है कि रेड कलर डाई शो करेगी 5 या 6, मतलब 5 1 से लेके 5 6, 6 1 से 6 6, टोटल 12 एलिमेंट आएंगे इवेंट ए में। बी विद द इवेंट दैट द सम ऑफ द आउटकम इज 7, तो फिर से आउटकम ढूंढ लो 7 वाला, 1 6 6 1 2 4 4 2, कितना और 5 2 2 5, इस तरह से 6 आउटकम आ जाएंगे आई थिंक बी में, है ना। ठीक है ना, देख लीजिए जो भी होगा, 1 6 2 5 3 4, हाँ 6 आएंगे। सी विद द इवेंट दैट सम ऑफ द आउटकम भी 8, वैसे काउंट कर लो 2 6, फिर वैसे ही जो भी पॉसिबल आउटकम होंगे, एंड देन आप चेक कर लो ए बी इंडिपेंडेंट कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। ए सी इंडिपेंडेंट कब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी सी। तो आसान है, जस्ट थोड़े वो है, मतलब आपको सेट लिखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, डेफिनेशन लगाना है इंडिपेंडेंट का, तो हो जाएगा। यहाँ पे आइए क्या कह रहा है ये, तो नेक्स्ट इज कि आपसे पूछ रहा है एक्स बी द रैंडम वेरिएबल विथ पी डी एफ, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, बीटा, है ना। सो ये जो आपका है एक्स इज बीटा फर्स्ट काइंड विथ पैरामीटर अल्फा बीटा अल्फा बीटा। ई एक्स 1/3, क्या फॉर्मूला होता है ई एक्स का, अल्फा डिवाइड बाय अल्फा प्लस बीटा, और वहां से वेरिएंस निकाल के वेरिएंस का फार्मूला लगा देंगे। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ठीक है, वैसे ऐसे टफ हो जाएगा, क्रॉस अल्फा का वैल्यू पुट करके कुछ ऐसे करके तो आसानी से हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू 2 लेके अच्छा क्रॉस चेक से, ऐसे तो फिर थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा। तो हो जाएगा, है ना। दोनों वैल्यू को सेटिस्फाइड कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ना, ये आ जाएगा फिर तो। ठीक है जी, बाकी लोग देख लीजिए। तो सिंपल है, मतलब इन दोनों के हेल्प से हमने यहाँ वेरिएंस निकाल लिया, और वेरिएंस का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबको अल्फा में ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अल्फा बीटा आ जाएगा ना यहाँ से, जैसे आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो बीटा बराबर 2 अल्फा। अब इस बीटा बराबर 2 अल्फा को यहाँ रख दो तो ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होगा। बीटा बराबर 2 अल्फा रख दीजिए, तो यहाँ से अल्फा निकल आएगी, और अल्फा निकल आई, 1/9 कैसे लिया है वहाँ पे? 1/18 होगा। अच्छा 18, एक मिनट सॉरी, तो लिखने में गलती हुआ मुझसे। तो ई एक्स स्क्वायर वेरियंस क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस, वो सही है सर, 1/18। अच्छा यहाँ पे, अच्छा ये लिखने में गलती किया है, ठीक है। ओके जी ठीक है ना, तो वो लिखना है, मैंने गलती किया था, ओके। ये कल को जो भी बस सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। बताइए 20 है, एक्स वाई विद द टू रैंडम वेरिएबल विथ सी डी एफ है एफ एक्स एफ वाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अगेन फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे कि कौन सा फॉल्स है। और 1 to 35 जो है, आई थिंक वो क्या था, 11 to 35, ये 1 मार्क्स वाले सब चल रहे हैं। तो कह रहा है देयर एग्जिस्ट एक्स वाई, अब ये थियोरेटिकल है, या तो आपको थ्योरम याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको फिर गलत दिखाने का काउंटर एग्जाम्पल लेना है। ये तो थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, सिंपल। देखिए कह रहा है देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट सी डी एफ इक्वल है, सी डी एफ तो इक्वल है, एंड प्रोबेबिलिटी एक्स डिफरेंट देन वाई पॉजिटिव है, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक्स इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ वाई, और x डिफरेंट है y से, उसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है क्या, तो आप एग्जिस्ट है, एक एग्जांपल ढूंढ पाएंगे, ट्रू नहीं तो फॉल्स। बताइए कोई तो मिल ही जाएगा। बताइए कोई एक, मतलब एक ऐसा एक्स रैंडम वेरिएबल ले कि दोनों का एक्स और वाई अलग अलग हो और उसका सेम है, ऐसे तो हो ही जाएंगे। चेक कीजिए
क्या x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है y के, यस और नो, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है, यस सर, डिस्ट्रीब्यूटेड है आइडेंटिकली। है ना, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 2,5 होगा और y का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 2,5 है, तो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है वो है एच 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 टी टी एच टी टी। अब ध्यान से देखो, मैं अगर आपसे पूछूं कि x एट एच एच कितना है, x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स बता रहा है 2, एंड y एट एच एच कितना है 0। सो यहां से बता रहा है कि x इज डिफरेंट देन y। रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, रैंडम वेरिएबल्स आर डिफरेंट, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, ठीक है ना, तो रैंडम वेरिएबल डिफरेंट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है। अब देखेंगे कि x का डिस्ट्रीब्यूशन और y का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, x बाइनोमियल 2,5, y इज आल्सो बाइनोमियल 2,5, तो x y डिफरेंट रैंडम वेरिएबल है जिसका कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो अगर इसी के करस्पॉन्डिंग निकाल ले तो नॉन जीरो तो आ ही जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है जैसे बोला x नॉट इक्वल टू y, तो एटलीस्ट वन आउटकम जो होगा आपको ये ठीक से समझना है। जब कहीं ऐसा लिखा होता है ना x नॉट इक्वल टू y, तो आपको ध्यान रखना ये ऐसा पूछना चाह रहा है, वैसा आउटकम सैंपल स्पेस का जिसके करस्पॉन्डिंग ये इक्वल हो, तो ये हिडन है ना। इसका एक्चुअल मतलब ये है कि काउंट दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस दैट विल करस्पॉन्ड डिफरेंट वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो वैसा ओमेगा क्या होगा जिसके करस्पॉन्डिंग दोनों रैंडम वेरिएबल डिफरेंट वैल्यू जनरेट करेगी। तो जैसे एक आउटकम मैंने आपको लिख के दिखाए, टीटी पे भी ऐसा ही होगा, टीटी पे भी डिफरेंट आएगा, लेकिन एच एच एस टी पे इक्वल आएगा, है ना। तो अगर यहां पे इक्वल होता तभी ये ट्रू स्टेटमेंट होता। मैं कह रहा हूं यहां नॉट इक्वल के बजाय अगर इक्वल होता ना, देयर एग्जिस्ट ना, चेक कीजिए, तो फिर कुछ और आउटकम मिल जाते हैं मुझे। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इनडायरेक्टली कहने का मतलब ट्रू स्टेटमेंट है। देयर एग्जिस्ट बोल रहा है कि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक्स डिफरेंट है वाई से, उसकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, तो यस, है ना। ये निकालोगे आप तो यहाँ पे दो आउटकम आएगा, एच एच एंड टी टी, ये आएगा, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने ये जस्टिफाई किया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट, मुझे फॉल्स चुनना है। So first is a true statement. Second is there exist x and y such that x y identically distributed है and x बराबर y होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो पिछला एग्जांपल लिया था ना, x इज इक्वल टू वाई होने की प्रोबेबिलिटी एच टी और टी एच पे एक्स वाई इक्वल आता, तो प्रोबेबिलिटी वहां भी 1/2 है। तो मतलब पिछले एग्जांपल में इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जहां x इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, जहां एक्स वाई इक्वल ना हो लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम रहे। ये तो बेसिकली ए ऑप्शन ही ना हो गया। मैंने x इक्वल्स टू वाई, प्रोबेबिलिटी 0 है, मैंने x नॉट इक्वल्स टू वाई है। नहीं, मैंने x, ये तो फर्स्ट जैसा ही हो गया ना। तो फर्स्ट में क्या x इक्वल टू वाई की प्रोबेबिलिटी 0 थी, जो पिछला एग्जांपल मैंने लिया था। अगर पिछले एग्जांपल में मैं आपको ये दिखा रहा था x डिफरेंट देन y, तो इसमें आउटकम आया था एच 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 टी टी, तो ये हो गया 1/2। अगर आप उस एग्जांपल में ये निकालते x इक्वल टू वाई, तो मिलता एच टी टी एच। पिछले एग्जांपल की बात कर रहा हूं जी, वो भी 1/2 है। देयर एग्जिस्ट, मैं ये ले रहा हूं, चलो दूसरा एग्जांपल ये कंसिडर, अ कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन को एक बार ही टॉस किया मैंने, x है नंबर ऑफ हेड्स तो 0 1, नंबर ऑफ हेड्स 0 1। अच्छा मैं बायस्ड कॉइन ले लेता हूं, x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो इसमें सैंपल स्पेस में क्या है जी, एच टी, यही है ना। तो बताओ x करस्पॉन्डिंग टू h इस एग्जांपल में, तो नंबर ऑफ हेड है 1, x करस्पॉन्डिंग टू t 0, y करस्पॉन्डिंग टू h 0, y करस्पॉन्डिंग टू t 1। अब ध्यान से देखो, h ओमेगा कॉमन है लेकिन xy डिफरेंट है, तो बताओ ऐसा कौन कौन सा आउटकम है
जहां पे एक्स वाई इक्वल है, ऐसा कोई आउटकम आपको दिख रहा है? मैं इसकी बात कर रहा हूं। यू चूज दोज आउटकम इन द सैंपल स्पेस दैट करेस्पॉन्ड्स एक्स इज इक्वल टू वाई। बताओ ऐसा कोई आउटकम है आपके पास? मैं ये कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वाई लिखने का मतलब है ये प्रोबेबिलिटी दोज आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस दैट गिव्स इक्वल, ओमेगा लगा दो और यहां भी ओमेगा लगा दो। लग रहा है ऐसा कोई आउटकम? एच पे x1 है y0 है, t पे x0 है y1 है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे? 1 है, क्योंकि एच टी दोनों आउटकम ऐसे हैं जहां पे ओ अच्छा मुझे जीरो ही करना था ना, ठीक है दैट इज फाइन। मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं फिर से देखो ध्यान से, हमें पूछा है x इज इक्वल टू वाई होना है, तो कोई ऐसा आउटकम है ही नहीं, तो एम्प्टी सेट हो गया। दिस इज एम्प्टी सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विच इज 0। ये सुटेबल एग्जांपल है जो मैं पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो अपना और क्वेश्चन पूछो अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि x ओमेगा इज डिफरेंट देन y ओमेगा फॉर ऑल ओमेगा बिलोंग्स टू दिस। मैं ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे हर ओमेगा के लिए डिफरेंट है, मतलब इक्वल किसके लिए? किसी के लिए भी नहीं। सो देयर इज नो आउटकम इन द सैंपल स्पेस दैट गिव्स x एंड y इक्वल। सो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। देयर एग्जिस्ट की वजह से, देयर एग्जिस्ट लिखा है तो एक एग्जांपल ढूंढ लिया मैंने तो ट्रू हो गया, क्योंकि देयर एग्जिस्ट कह रहा है, नॉट फॉर ऑल। अब कह रहा है अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट होगा। सिंपल थ्योरम है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट है तो एफ एक्स एंड जी वाई एच एक्स एंड जी वाई आर इंडिपेंडेंट, एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, वेल डिफाइंड। तो ये तो ऐसी थ्योरम है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट होगा? नो। क्लास में ऐसे एग्जाम्पल कराए होंगे, मैं फिर से बता देता हूँ। क्या था जी, बीके रोहतगी में भी एग्जाम्पल है, गुप्ता कपूर में भी एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी आया है, गेट में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ऐसा कोई एग्जांपल बताओ जहां एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंडिपेंडेंट हो लेकिन एक्स वाई इंडिपेंडेंट ना हो। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट एक्चुअली, वी हैव दैट एग्जांपल। बताओ ऐसा कि याद है किसी को? व्हाट आई रिमेंबर इज 1/4xy। हाँ एग्जैक्टली 1/4, आई थिंक 1 + xy, ठीक है ना, ये था, ये है बुक में भी एग्जाम्पल्स, एग्जाम में भी आया है। एक्स की वैल्यू कहां से कहां लेते हैं? -1 to 1 -1 to 1, ठीक है, 0 अदरवाइज। आप चेक करो, ये ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट बट एक्स एंड वाई आर नॉट इंडिपेंडेंट। चेक करके देखिए, ये गेट में आ चुका। अभी पीवाईक्यू बाकी डिस्कस करेंगे, एक बार मिलेगा ये भी कहीं ना कहीं, किसी न किसी ईयर में मिलेगा, गेट का ही पीवाईक्यू में है तो शायद, या नहीं भी तो किसी न किसी पीवाईक्यू में तो है, जैम गेट या नेट में भी कराया है मैंने क्लास में। सो इसे याद है मुझे, है ना, क्योंकि ये पहले मिल चुका है मुझे। तो ठीक है, तो देख लीजिए इसमें आप, बाकी लोग अपना चेक कीजिए कैसे चेक करेंगे। यू मान लीजिएगा आप एक्स स्क्वायर को, वी मान लीजिएगा वाई स्क्वायर को, आप यू वी का CDF निकाल लो। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है रूट यू वी आता है, ठीक है ना, ये करा रखा है क्लास में। सो रूट यू वी आता है, ठीक है, जो कि रूट यू इंटू रूट वी है, जो कि CDF ऑफ यू इंटू CDF ऑफ वी आता है। और जॉइंट CDF इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स, यू वी आर इंडिपेंडेंट। बट अब ऐसे यहाँ देख पा रहे हो, अलग अलग नहीं कर सकते, PDF से ही देख लो। एफ एक्स वाई यू कैन नॉट राइट एज अ प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स इंटू एफ वाई, आपको यहीं से दिख रहा होगा, क्योंकि आप इसको फैक्टर कर ही नहीं पाओगे, है ना। सो दैट्स वाई दे आर डिफरेंट बट दे आर इक्वल, सो दैट्स वाई, ठीक है। ओके, तो डी ऑप्शन इज फॉल्स स्टेटमेंट जो कि पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, अभी मैंने पहले 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप ट्राई करके आइए। अभी आज हमने 1 to 20 डिस्कस किया है, 65 क्वेश्चन है टोटल, तो अभी कितने 45 बाकी है। तो आप लोग पूरा 1 to 65 ट्राई करके आइए पूरा, फिर जो डाउट होगा कल हम पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर बाकी देखते हैं एक एक करके भी, है ना। मतलब देखो, ट्राई करके आओगे तो आपको एक्चुअली पता होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या सीखना है, ये चीज़ें। वरना देखोगे तो ऐसा सब क्वेश्चन नया ही लग रहा होगा, तो सारे क्वेश्चन मुश्किल लगेगा। सॉल्व करके आओगे तो 50, 60, 70% ईजिली करके आओगे आप, बाकी 10-20% आपके डाउट होंगे। तो अगले क्लास में ट्राई करके आओ, कल भी यही कंटिन्यू होगा, अभी कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अभी डाउट क्लास स्टार्ट हो गया, अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, थैंक यू।